हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रीतम कुमार और आज हम 11th का नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। इनफैक्ट 11th का पहला ही टॉपिक शुरू करने वाले हैं। अगर कहें तो पहला नहीं है, 0th टॉपिक है, क्योंकि जो फर्स्ट टॉपिक है पहले है वो हमारा है बेसिक मैथ्स। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है क्रिएटिव में। आप जस्ट 10th पास किए हैं और मुझे उम्मीद है कि आपके एग्ज़ाम्स अच्छे गए होंगे। वैसे 10th बोर्ड जो बचपन से कहा गया कि दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईयर ऑफ लाइफ, बाद में समझ में आता है कि उसके बाद ये सिलसिला चलता रहता है, फिर 2 साल और मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर 4 साल और मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सो ऑन इट गोज़ ऑन। तो मुझे उम्मीद है एक नई एनर्जी, एक नया उत्साह के साथ आप 11th में प्रवेश किए होंगे। वाओ, मैं हिंदी। वेल, तो बेसिक मैथ्स ऐसा है कि आखिर ज़रूरत क्या है कि हम फिजिक्स के क्लासेस में बेसिक मैथ्स क्यों पढ़ा रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि फिजिक्स मैथ्स के बिना अधूरा है। जब तक मैथ्स से कुछ फंडामेंटल्स, जब तक मैथ्स से कुछ बेसिक बातें आपको नहीं आएंगी, आपको फिजिक्स आते हुए भी कहीं ना कहीं आप अटक जाओगे, आप फंस जाओगे और वो लास्ट तक आपका आंसर नहीं आएगा। इसलिए ज़रूरी है कि मैथ्स का उचित ज्ञान आपके लिए आवश्यक है। तो इसलिए बेसिक मैथ्स शुरू करते हैं। मैं बिल्कुल शुरू करूंगा स्क्रैच से। मैं ये मान के चलता हूं कि आपको सारी बातें भूल गई हैं, जो कि शायद सच भी है। तो मैं शुरू कर रहा हूं बहुत ही बेसिक से, और इसके बाद धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाते जाएंगे और बस उतना ही करेंगे मैथ्स जितना हमारे फिजिक्स में ज़रूरी है, क्योंकि हम क्लास मैथ्स का नहीं फिजिक्स का लगाए हैं। लेकिन जितना ज़रूरी है उतना ज़रूर करेंगे और बहुत ही बेसिक से करेंगे। तो आप सब एक काम करो, जब भी मैं आपको कुछ बताऊँ तो आप सिर्फ देखो मत, ये एक मूवी नहीं है। आपके सामने एक नोटबुक और पेन होना चाहिए, और जो भी बातें मैं आपके बोर्ड पे लिख रहा हूँ या जो कह रहा हूँ, जो मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे लगा कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आपको लगता है कि आपके लिए वो सारी बातें इंपॉर्टेंट हैं तो आप उसको नोट डाउन करिए और उन बातों को अपने पास एक स्टोर करके रखिए। ठीक है, जो बातें लिखवा रहा हूँ वो तो बिल्कुल ज़रूरी है बोर्ड पर। जो बातें मैं कह भी रहा हूँ और वो आपको लगता है कि आपको नहीं आता है या आपके लिए ज़रूरी है, तो उन बातों को आप अपने पास नोटबुक में लिख के रखो। ठीक है, चलिए बेसिक मैथ समझने की कोशिश करना, बिल्कुल मन से पढ़ना। जिस समय अगर आपका मन नहीं हो, वीडियो पॉज करके कुछ और करने रहना, लेकिन ऐसे बिना मन से मत करना। ठीक है, बिना मन से जो भी काम होता है वो अभिषेक बच्चन की तरह होता है। वेल नाउ, अब जो है कि बेसिक मैथ्स में सबसे पहले हम शुरू करेंगे अलजेब्रा। तो बच्चों एक बात सुनो, अलजेब्रा के बारे में तो क्लास 3-4 से शुरू हो गया था अलजेब्रा हमारा मैथ्स का, लेकिन मैं वो सारी बातें करूंगा जो हमारे लिए ज़रूरी है, राइट फ्रॉम द स्क्रैचेस। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बिल्कुल सबसे सिंपल a+b²। तुम्हें हंसी भी आ रही होगी, मुझे उम्मीद करो। मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चों को देखा है 11th में जिनको ये नहीं आता है या फिर भूल चुके होते हैं वो। a+b² आपको पता है, a+b² इज a² + b² + 2ab। बहुत ही फंडामेंटल, बहुत ही बेसिक इक्वेशन, हर किसी को पता है। a+b² a+b की जगह पे कुछ भी हो सकता है, x, y, p, q, z, समथिंग। ओके, सो इसके बाद नेक्स्ट है बच्चे a-b²। करेक्ट है, a-b² इज, हम सबको मालूम है, a² + b² - 2ab। करेक्ट है। इसके बाद एक बहुत ही ज़रूरी जो फिजिक्स में भी काम आता है, a² - b², ये होता है a - b × a + b। करेक्ट है। अच्छा, अब सुनो, मैंने बहुत बार क्या देखा है कि बच्चों को ना जैसे कि a² - b², तो a² - b² इज a - b × a + b। ये फॉर्मूला तो मालूम होता है, लेकिन जब एक्चुअली फिजिक्स में कहीं ऐसा कैलकुलेशन में स्टेप आता है जहां इसको यूज़ करना होता है तो वो यूज़ नहीं करते हैं, और यूज़ नहीं करने की वजह से वो कैलकुलेशन लंबा जाता है। अगर वो ये कर लेते तो उनका सॉल्यूशन काफ़ी कम स्टेप में कंपैरेटिवली आ जाता। तो इसलिए सारी बातें याद तो हर किसी को होती हैं, जो भी एक एवरेज बच्चा है उनके सारे फार्मूले बाई हार्ट हैं और बहुत पहले से बाई हार्ट हैं। लेकिन जहाँ पे फिजिक्स एक्चुअली में यूज़ करना होता है इन चीज़ों को, वो एट द पॉइंट पे नहीं आता है। जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एक वेक्टर का सवाल है। वेक्टर क्या होता है, सवाल क्या था, उससे आपको मतलब नहीं है, बस एक इंटरमीडिएट स्टेप था, और वो इंटरमीडिएट स्टेप ऐसा था कि 16 - b, करेक्ट है, 16 - b × समथिंग b + 5 इसका स्क्वायर। करेक्ट है। वेल, एक वेक्टर में एक सवाल हुआ है कि 16 - b² - b²। करेक्ट है। इट समथिंग नंबर है, राइट। कंसिडर करो कि वो नंबर जो है वो है हमारा 4। करेक्ट है, ऐसा नंबर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ b। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ b। अब मैंने क्या देखा है कि बच्चे इसको सॉल्व करते हैं, बिल्कुल a - b² यूज करते हैं, a² + b² - 2b - b² ब्ला ब्ला। लेकिन देखो, मैं वही कह रहा हूँ ना कि बहुत बार बच्चों को ये समझ में ही नहीं आता या उस पॉइंट पे क्लिक नहीं कर पाता है कि हमें फॉर्मूला ऑलरेडी मालूम है, लेकिन वो फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला किस जगह पे अप्लाई करना है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से ही आता है। ठीक है, जैसे कि, और वैसे ही प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट एंड अ वुमन ऑल्सो।
एक बात मुझे बताओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये बातें हमें ऑलरेडी मालूम है, लेकिन क्या यहां पे यूज करना हमें दिमाग में आया? हाँ, ये पूरा को ना तुम ए मानो। देखो सॉल्व करने को तो वैसे भी हो जाएगा, 16 माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर पहले यूज करोगे तुम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab करके करोगे तो भी हो जाएगा। लेकिन अगर हमें कम स्टेप में आसानी से अगर कैलकुलेशन करना है तो इसके लिए हमें इसको ए मानना होगा, और ये तो ऑलरेडी बी है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब ये क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस बी, ए माइनस बी इंटू क्या? ए प्लस बी, तो ए प्लस बी, क्योंकि अब हमारा ए पूरा ये ए है, ठीक है, इज इक्वल टू क्या दोस्त? 4। एकदम प्यार से सॉल्व करो, आसान है। कैसे होगा? माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो गया, ये 16 और ये 4/16 तो 1/4, तो ये होगा 16 माइनस 2b इज इक्वल टू कितना? 1/4। इसका मतलब क्या है दोस्त? 2b इज इक्वल टू व्हाट? 16 माइनस 1/4। ये कितना आएगा? 16 इंटू 4 64, 64 माइनस 1 63/4। तो बोलो बच्चों यहाँ से b क्या आएगा? 63/8। देखो मेरा इस एग्जाम्पल को लेने का बस इतना मतलब है ना कि आपको सॉल्व तो वैसे भी कर लोगे, लेकिन ऐसा कौन सा स्टेप करें कि कैलकुलेशन आसान हो, कम स्टेप में हो और जल्दी आ जाए और सही भी हो। इसलिए ये बातें ना बहुत ज़रूरी सीख लेना कि अब देखो, अब 10th का बोर्ड एग्जाम नहीं है कि 3 घंटे में इतने सारे लिखेंगे तो आएगा, नहीं। 3 घंटे में जितना हो सके मैक्सिमम सवाल करने की कोशिश करनी है, जो सही होना चाहिए, कम स्टेप में हो जाए और फास्ट हो जाए। मतलब फास्ट भी होना है, सही भी होना है, उसके बाद कम स्टेप भी ले, कम टाइम भी ले। ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखोगे तो आपको कंपटीशन में ज़्यादा मार्क्स आने की संभावना है। क्योंकि देखो यार, लाखों लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसमें से कुछ हज़ारों का एडमिशन होना है, उस हज़ारों का सिलेक्शन होना है, तो इसके लिए जो कंपटीशन है ना बहुत टफ होता है। मतलब इसमें कंपटीशन इस बात की नहीं होती है कि किसको एडमिशन देना है। जो कोई एग्जामिनर होता है या सिलेक्शन बोर्ड जब बैठती है ना, तो वो ये नहीं ट्राई करती है कि हमें एक क्वेश्चन ऐसे दे कि बच्चे का एडमिशन हो जाए या बच्चों का सिलेक्शन हो। वो क्वेश्चन ऐसा देती है कि बच्चों का सिलेक्शन करने में फाइनेस्ट ब्रेन्स हमारे पास हैं। मतलब वो सिलेक्शन का एग्जाम नहीं है, वो रिजेक्शन का एग्जाम है। आप बताइए 12-13 लाखों में से अगर जेईई में अगर बच्चों का एडमिशन मुश्किल से अगर 1 लाख हो रहा है, इसका मतलब है कि वो 1/12 हो रहा है। इसका मतलब है कि बाकी 11 लाख का एडमिशन नहीं होना है, मतलब 11 लाख को रिजेक्ट करना है। तो इसके लिए रिजेक्शन का एग्जाम है, वो सिलेक्शन का तो एग्जाम है ही नहीं। तो इसके लिए वही उसका सिलेक्शन होगा जो थोड़ा औरों से अलग होगा, जो कहते हैं एक्स फैक्टर। तो कैलकुलेशंस हमेशा याद रखना, कैलकुलेशंस मस्ट बी शॉर्ट, क्विक एंड एक्यूरेट। क्या क्या? कैलकुलेशंस मस्ट बी शॉर्ट, क्विक एंड एक्यूरेट। छोटा होना चाहिए, जल्दी होना चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट सही होना चाहिए। करेक्ट है? तो इसलिए सही होने के लिए जितना, और ये सब ऐसा है नहीं कि एक दिन में आ जाएगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अलग तरीके से सोचना पड़ेगा और उसके बाद ही आएगा। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट एंड वुमन ऑल्सो। ठीक है, चलिए आगे कौन सा फॉर्मूला है? ए माइनस। अब आते हैं क्यूब वाले फार्मूले पे। बताइए मुझे भाई साहब, क्यूब वाला फार्मूला क्या है? ए प्लस बी का होल क्यूब। क्या है बताओ? बचपन से पढ़े हो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर। करेक्ट है? या फिर कहीं कहीं ऐसा भी लिखा है ये कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू क्या? a प्लस बी। आ रही बात समझ में? उसके बाद नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा a माइनस बी का होल क्यूब। a माइनस बी का होल क्यूब इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर। करेक्ट है? या फिर आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिखो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू क्या? a माइनस बी। मुझे उम्मीद है कि ये सब आई डोंट नो कौन से क्लास में था, शायद वो 6-7 में ही था ये सारी चीज़ें। ठीक है, 6 में था शायद। तो इन चीज़ों को आप अच्छे से नोटबुक में लिखो, काम आएंगे कहीं ना कहीं। और सिर्फ लिखना नहीं है, रटना नहीं है। जहाँ सवाल आएगा फिजिक्स में, जहाँ पे कैलकुलेशन में ये स्टेप इन्वॉल्व होंगे, वहाँ पे ये इन सारे स्टेप्स का यूज़ करके कैलकुलेशन को आसान भी करना है। ठीक है, लिखो। वेल बच्चों, और देखते हैं और फार्मूला। एक बात बता, ये देखा होगा आपने, वैसे फिजिक्स में बहुत ज़्यादा काम का नहीं है, बट लिखने में क्या हर्ज है? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है दोस्त? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस क्या? 2ab प्लस 2bc प्लस 2 टाइम्स ऑफ ca, है ना? तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फार्मूला है। अच्छा, स्क्वायर में एक दो बातें मुझे अभी और याद आ रही हैं।
आप देखो वैसे ये नहीं भी याद रहेंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि कैलकुलेशंस मस्ट बी शॉर्ट, क्विक, एक्यूरेट, तो शॉर्ट करने के लिए ये सारा स्टेप आपको याद होना चाहिए। जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, बताओ मुझे क्या होगा। बच्चे पूरा लिखना शुरू करते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ऐसा क्यों करना है भाई, मत करो ना, डायरेक्टली याद रखो आंसर ही कि ये आएगा 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आपको याद होना चाहिए, है ना। अच्छा, स्क्वायर में मुझे अभी और याद आया, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। चलो बोलो चमनलाल, क्या हुआ, क्या आता है आंसर, 4ab। इन चीज़ याद कर लो, अगली बार ऐसा कभी स्टेप आया ना, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, याद होना चाहिए इसका आंसर 4xy आता है। ये नहीं कि फिर एक स्टेप और लिखना शुरू कर रहे हैं, वैसे नहीं, कैलकुलेशंस मस्ट बी शॉर्ट, क्विक एंड एक्यूरेट, ठीक है। इसके बाद और कुछ बताओ बच्चे, जैसे कि मान लो कि ये, हाँ ये एक ज़रूरी है, a क्यूब प्लस बी क्यूब, बताओ इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है दोस्त a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना, ये भी अपने बचपन में पढ़ा था। और बताओ ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है दोस्त, ये होता है ए माइनस बी इंटू क्या, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ऐसा याद रखना है कि यहाँ पे माइनस होगा ना, तो एक बार यहाँ माइनस, उसके बाद पूरा का पूरा प्लस, ठीक है। चलो लिख लो इन सारे फार्मूला को। ओके, तो बेसिक जो अलजेब्रा के फार्मूला हैं, उसके बाद फिर से और एक बेसिक बात करते हैं, जो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। पढ़ा है ना, ये क्लास 6 में था, ये तो मुझे याद है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल मतलब बस एक ही ऐसा टर्म होगा जो अननोन होगा, बाकी सारे वैल्यू आपको कांस्टेंट होंगे, आपको पता होगा, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। बच्चों एक बात बताओ, ये सबको सॉल्व करने आता है, इनफैक्ट हमने क्लास 10th में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल भी देखा था, करेक्ट है ना। तो इसके बाद टू वेरिएबल आएगा, पहले वन वेरिएबल देख लो। जैसे कि मान लो एक अननोन ऐसा है कि भैया देखो ऐसा है कि 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड किसी राइट हैंड साइड के बराबर है। अब इसमें अननोन कौन सा है, 3 और 2 तो कांस्टेंट है, तो अननोन क्या है, x, मतलब बस एक ही ऐसा वेरिएबल है, तो एक ही इसका सॉल्यूशन आएगा और एक ही इसका आंसर आएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, वेरिएबल क्या है x, तो इसको सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका आप सबको पता है, 2x इज इक्वल टू माइनस 3, x इज इक्वल टू कितना बच्चे, -3/2, है ना। ओके, चलो थोड़ा एक दो डिफिकल्ट कर लें, ज़्यादा इसमें मैं प्रैक्टिस नहीं कराऊंगा क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि इस आपको बहुत पहले से आता है। 2x प्लस 3 बाई 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 1/2, वही सेम सवाल, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, बिल्कुल। अच्छा, इसके पहले ना एक बात और समझ लेना, ऐसा है ना कि अगर मान लो कि हमारे पास एक इक्वेशन है और एक अननोन है, तो तुम उसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन हमारे पास एक इक्वेशन है और दो अननोन है। जैसे कि मान लो कि कुछ सवाल तुमसे पूछ दिया कि भैया ऐसा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, तो इसको सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। मतलब याद रखो, अगर ये दो वेरिएबल है तो दो वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए कम से कम दो इक्वेशन का होना जरूरी है, एक इक्वेशन दो वेरिएबल कांट बी सॉल्व्ड, है ना। मतलब बेसिकली ऐसा याद रखो कि जितने इक्वेशन उतने वेरिएबल होने चाहिए। अगर तीन वेरिएबल हैं, तीन एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड करना है या ए बी सी का वैल्यू फाइंड करना है, तो ए बी सी या एक्स वाई जेड से बनने वाले कम से कम तीन इक्वेशन होना चाहिए, जितने इक्वेशन उतना वेरिएबल। अगर नंबर ऑफ इक्वेशंस इज लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स, यू कांट सॉल्व देम। वेल नाउ क्या करेंगे, बहुत आसान, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2x इंटू 2 क्या होता है 4x, प्लस 3 इंटू 2 क्या होता है 6, इज इक्वल टू 4x माइनस 5, है ना। तो बोलो बच्चे क्या होगा, अरे ये तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। ऐसा इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि वेरिएबल x का वैल्यू ही नहीं आएगा, करेक्ट है। तो इस सवाल को थोड़ा हम बदल लेते हैं और इसको हम करते हैं 3। तो अगर इसको 3 करेंगे तो क्या आएगा 4x माइनस 5, फाइन, 6x प्लस 9, 6x प्लस 9 इज इक्वल टू क्या 4x माइनस 5। बच्चे एक बात बताओ, 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 4x, 6x माइनस 4x कितना आएगा 2x इज इक्वल टू क्या, ये -5 और ये -9, इधर जाकर क्या हो जाएगा -5 माइनस 9, तो -14। तो x का वैल्यू क्या आया बच्चे -7, है ना। मुझे उम्मीद है कि सारी बातें आपको पहले से आती होंगी। अगर आत्मा की शांति के लिए मैं एक और सवाल दे रहा हूँ, और इसमें ना एक बात और सीखना, और पता है क्या, अगर शुरू में ये सारे प्रैक्टिस करोगे ना तो बहुत ही कम टाइम में या बहुत ही अच्छा खासा टाइम में आपको क्या होगा,
आपको ये सारी बातें ना करनी आ जाएंगी, एक नया तरीका सीखोगे। क्या करो ना, जो भी कैलकुलेशन करो उसमें ट्राई करो कि 2-3 कैलकुलेशन, 2-3 स्टेप, या शुरू में एक स्टेप पे शुरू करो। शुरू में एक स्टेप ना दिमाग में ही कर लो, पेपर पे लिखो मत। और ये प्रैक्टिस है ना, हाँ गलतियाँ होंगी, दिमाग से करो कैलकुलेशन में गलतियाँ होंगी। जैसे कि -5 यहाँ था, मैंने 4x को इधर भेजा तो 6x - 4x 2x हुआ, और मैंने 9 को उधर भेजा तो -9, तो -5 - 9 -14। तो ये मैंने दिमाग में पहले से ही लिख लिया, तो एक स्टेप मैंने यहाँ पे ओमिट कर दिया। तुम भी ऐसे ही सीखो कि 1-2 स्टेप बीच का ओमिट करना सीखो और उसको मेंटली करना सीखो, ऐसा दिमाग का ना एक्सरसाइज हो जाएगा। हाँ ऑब्वियसली शुरू में गलतियाँ होंगी, लेकिन गलतियों से सीखते हो आप, तो गलतियाँ करने से मत डरो, उनसे नहीं सीखने से डरो। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप गलती करो, 1-2 स्टेप माइंड में करो और उसके बाद फिर उसको पेपर पे मत लिखो, गलतियाँ करने दो, सर्टेन टाइम तक गलती होगी, उसके बाद वही प्रैक्टिस हो जाएगी तो गलतियाँ भी नहीं होंगी। ठीक है, चलिए 5x/3 + 1/2 = मान लो 4x - 1/2। जल्दी बताओ बच्चे क्या। सबसे पहली बात है कि 5x/3 आप क्या करोगे, -4x यहाँ लिखोगे और इसको आप क्या करोगे, इसको आप उधर भेज दोगे। तो बच्चे जब भी आप उसको उधर भेजोगे तो क्या आएगा, -1/2 - 1/2, अरे ये तो -1 हो गया है ना, -1/2 - 1/2। अब ये क्या होगा बच्चे, देखो ये क्या आएगा 3, तो सुनो 5x - 12x, यही है ना, ये 5x और वो कितना -12x, तो 5x - 12x कितना, -7x/3 = -1, तो माइनस माइनस कैंसल, x का वैल्यू क्या 3/7। कम स्टेप में जल्दी करना सीखो, कैलकुलेशंस ब्रेन में ही करना सीखो। ठीक है, लिख डालो, अगर लिखना है तो, नहीं लिखना कोई बात नहीं है। ओके ठीक है बच्चे, तो लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल हो गया। अब लीनियर इक्वेशन थोड़ा शॉर्ट में लिखता हूँ, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। देखो अगर लीनियर इक्वेशन मतलब ऐसे 2 क्वांटिटी हैं जिसका वैल्यू हमें नहीं पता, तो अगर मुझे बताओ लीनियर इक्वेशन इन अगर 2 वेरिएबल होगा तो 2 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए कम से कम इक्वेशन में कितना चाहिए बच्चे, कम से कम 2 इक्वेशन मालूम होना चाहिए। देखो एक्चुअली ना याद करो, ये तुम क्लास 10 में पढ़े थे और उसमें 3 मेथड था सॉल्व करने का। जब मैं 10 में था तो उसमें एनसीईआरटी में 3 मेथड था जो मुझे याद है। पहला था सॉल्विंग द इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, पहले x का वैल्यू निकालो, y का वैल्यू उसमें पुट करो एंड ऑल। उसके बाद एलिमिनेशन मेथड और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, अभी के लिए जो मुझे सबसे कंफर्टेबल लगता है, जो मैं फ्रीक्वेंटली यूज़ करता हूँ कैलकुलेशंस में, फिजिक्स में, वो है मेरे लिए एलिमिनेशन मेथड। तो आप भी ट्राई करो, एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करने का आसान हो जाएगा। जैसे एकदम सिंपल एग्जांपल सॉल्व करते हैं, बिल्कुल सिंपल, x + y = 3 एंड x - y = 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। क्या x और y का वैल्यू निकालना पॉसिबल है? हाँ, क्योंकि 2 इक्वेशन है, 2 ही वेरिएबल है। तो क्या करोगे, सिंपली आप, हमें एलिमिनेशन मतलब किसी न किसी को एलिमिनेट करना है, या तो x को या तो y को। किसको एलिमिनेट करना आसान है, ऑब्वियसली ऐड कर दोगे, तो ऐड करोगे तो y एलिमिनेट हो जाएगा। एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेट करना है किसी न किसी को कटना है, कैंसिल करना है। तो बोलो बच्चे, अगर a + b करोगे तो क्या आ जाएगा 2x = क्या 4, क्योंकि जब ऐड करो तो ये कैंसिल हो गया, और जब ये कैंसिल हो गया तो 2x = 4, 2x = 4, x = 2 आ गया। अब x = 2 तो y = कितना 1 है ना, तो x = y = 1। आ रही है बात समझ में? ओके फाइन। अच्छा अब एक बात मुझे बताओ, जैसे कि थोड़ा सा ना मुश्किल सवाल भी आ सकते हैं, तो वो एक बार मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। वैसे सारी बातें आपने 10th में ऑलरेडी मुझे पता है पढ़ी हुई हैं, बस मैं एज अ रिवीजन करने के लिए क्विक रिवीजन कर रहा हूँ, ताकि वो बातें आगे यूज जहाँ हो वो आपको रिवीजन हो जाए। तो पहला ऐसे कि मान लो इक्वेशन है 2x + 3y = मान लो कि इक्वेशन है 4, करेक्ट है। एंड दूसरा है लाइक x - 4y = कंसिडर करो कि ये है 3। आपसे पूछा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y, क्या करोगे? तो इसके लिए यूज करेंगे एलिमिनेशन मेथड, मतलब एलिमिनेट करना है, किसी न किसी को एलिमिनेट करना है। तो एक बात मुझे बताओ, और जो भी करेंगे ऐसा करेंगे कि कम स्टेप्स में सॉल्व हो, लाइक तो क्या करना चाहिए, किसी न किसी को एलिमिनेट करना चाहिए। मतलब एक काम करो बच्चे, इसको आसान है, इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसको उसमें से माइनस कर दो। मतलब बेसिकली करना क्या है, बाय इक्वेशन a - 2 टाइम्स ऑफ b, यही कर रहा हूँ ना मैं। तो a - 2 टाइम्स ऑफ b, तुम खुद सोचो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये 2x आया। अब सब्ट्रैक्ट करो तो 2x - 2x 0, ये क्या है 3y, माइनस करना है, लेकिन माइनस ऑलरेडी है, इसको 2 करने के बाद तो 8 आ जाएगा, तो -8y,
हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 2 करने के बाद, तो 2 से मल्टीप्लाई करो तो 6 आ जाएगा, तो 4 - 6 कितना, -2। आप ऐसे करो, बहुत सारे कैलकुलेशंस माइंड में ही करो, ब्रेन का एक्सरसाइज होगा इससे। गलतियां करने से मत डरो, नहीं कोशिश करने से डरो। डायलॉग नेक्स्ट, हाँ जी, तो ये क्या आया, 3y - of -8y इज इक्वल टू -2, तो 3y + 8y कितना, 3 + 8 11y, तो 11y इज इक्वल टू क्या, -2। इसका मतलब बोलो y कितना बच्चे, y इज इक्वल टू -2/, अगर y का वैल्यू -2/11 है तो यू कैन इजली फाइंड द वैल्यू ऑफ x एज वेल, करेक्ट है। तो मैं नहीं कर रहा हूँ, आपको समझ में आया होगा एलिमिनेशन मेथड। ज़्यादा एग्जाम्पल लेने से मतलब नहीं है, बस 1-2 एग्जाम्पल लेके मैं समझा रहा हूँ कैसे करते हैं, आपको 10th में सब याद होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लिखो। बच्चों, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल करने के बाद नेक्स्ट हमारा है बहुत ही फेमस, बहुत ही ज़रूरी, फिजिक्स में कई जगह काम आएगा और 10th में बस अभी हाल फिलहाल में आपने पढ़ा है, और वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको 1 साल पहले पढ़ी गई बातें याद होंगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, चलो क्या होता है बच्चे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन जो इस फॉर्म में हो, किस फॉर्म में, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, जो भी इक्वेशन इस फॉर्म में होता है उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जहां पे आपको अच्छे से मालूम है कि a कभी भी 0 नहीं हो सकता है, a कैन नॉट बी 0। ठीक है, a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x², b इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, b इज द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड c इज ए कांस्टेंट टर्म। अच्छा एक बात बताओ, जैसे कि मान लो कि ऐसा लिखा है कि 3x² - 2x - 6 इज इक्वल टू 0, बोलो तो इसमें a क्या है, a इज इक्वल टू 3, b क्या है 2 की -2। ये एग्जांपल मैंने बस इसलिए लिया ताकि मैं बता सकूं कि जब भी आपको कोएफिशिएंट लिखना होगा तो कोएफिशिएंट विल ऑलवेज बी कंसीडर्ड विद साइन। एंड यहाँ पे c क्या है बच्चे, कांस्टेंट टर्म, वो 6 नहीं है -6 है। ठीक है, हमेशा अपने साइन के साथ। चलो अच्छा एक बात मुझे बताओ, आखिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने वैल्यूज आते हैं, मतलब एक, जैसे कि देखो है तो एक ही इक्वेशन और इसमें वेरिएबल भी एक ही x, लेकिन बताओ इस एक वेरिएबल में, एक इक्वेशन में कितना सॉल्यूशन आएगा, तो आंसर है 2 सॉल्यूशन आएगा, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 सॉल्यूशन आएगा एक इक्वेशन में। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, समझना कि यार कंसीडर करो ना, एक ऊंची बिल्डिंग है, ऊंची है बिल्डिंग, लिफ्ट तरी बंद है, आजा बालक, और यहाँ पे एक बालक है, मेरी बात सुनो। अब हुआ ऐसा कि ये ग्राउंड, इस ऊंची बिल्डिंग के ऊपर एक बालक है, कंसीडर करो कि इसका हाइट h है। मैं आपको इस एग्जांपल से बता रहा हूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 आंसर क्यों पॉसिबल है, राइट। और कंसीडर करो यहां से एक बॉल को ऊपर फेंका गया, u स्पीड से, m मास का बॉल को ऊपर फेंका, तो ऑब्वियसली ये बॉल अगर ऊपर जाएगा और मान लो कि u काफ़ी ज़्यादा है तो ये बॉल पहले ऊपर जाएगा, करेक्ट है, और फिर क्या होगा, यहाँ से ऐसे नीचे गिर जाएगा, करेक्ट है। ये बातें मैं बाद में बताऊंगा कि जितना स्पीड से गया है उतने ही स्पीड से नीचे गिरेगा भी, ठीक है। अच्छा अब सवाल सुनो, सवाल ये है कि बताओ ये बंदा इस बॉल को कितने वक्त के बाद देखेगा, मतलब ये बॉल इस बंदे के पास कितने देर के बाद आएगा। सोचो यार, वेरिएबल तो एक ही है, इसमें वेरिएबल क्या फाइंड करना है, टाइम, कितने टाइम के बाद ये बॉल इस बंदे के पास पहुंचेगा। तो तुम बोलोगे कि सर टाइम ये है जितना टाइम इसको यहाँ से यहाँ जाने में लगा, वो टाइम हो गया। नहीं, इसका आंसर 1 नहीं 2 है। अरे भैया, एक बार जाते हुए बॉल यहाँ मिलेगी इसको, इसके आंखों के सामने, उसके बाद ऐसे घूम के आएगी तो फिर तो वापस यहाँ पे आएगी ना। तो ये बंदा इस बॉल को अपने सामने 2 बार देखेगा, मतलब ये बॉल इस बंदे के पास 2 वक्त पहुंचेगा, एक जाते समय एक आते समय। तो वेरिएबल एक ही है टाइम, लेकिन इसमें इक्वेशन कितना आएगा, सॉरी इक्वेशन भी एक ही है, वेरिएबल भी एक ही है, लेकिन इसके सॉल्यूशन कितना आएंगे 2, एक जाते समय और एक आते समय। एक टाइम यहाँ से यहाँ, तो यहाँ से यहाँ टाइम जो लगा वो क्या हुआ t1, तो उसके बाद दूसरा टाइम क्या होगा, यहाँ से जाके ऐसे यहाँ आने में, ये टाइम कितना हुआ t2। तो इसमें टाइम जो निकालना होगा उसका 2 आंसर आएगा, भले ही वेरिएबल एक है x, ठीक है। तो ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, कैनेमेटिक इक्वेशन लगाते हैं, फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं, तो क्वाड्रेटिक तो आएगा ही, ठीक है। चलो जैसे कि अब है कि सॉल्व कैसे करना है। मान लो कोई भी जो मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक का, वो क्या है बच्चे, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। इसी सवाल को ना मैं थोड़ी देर बाद फिर से करूँगा जब मैं तुम्हें कैनेमेटिक इक्वेशन बताऊँगा, वही इक्वेशन जो क्लास 9th में पहली बार आया था, ठीक है ना। चलो वो भी 9-10 वाले क्या दिन थे दोस्त, बस
एग्ज़ाम और बोर्ड का टेंशन, अब तो बाप रे 11-12 में नीट का एग्ज़ाम, जेई, सीईटी एंड क्या क्या नहीं। ज़िंदगी काफ़ी सुंदर थी स्कूल में यार, वो हसीन लम्हे, वो दोस्त, वो बिल्डिंग, वो छत, वो शाम, वो टीचर, वो पहला व्हाटएवर। आ गया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसमें क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज बी, कोएफिशिएंट ऑफ सी, आई मीन वो कांस्टेंट टर्म है। तो कैसे निकालते हैं सॉल्यूशन? सॉल्यूशन निकालने के लिए पहले एक टर्म यूज करते हैं डी, मतलब डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है दोस्त, बोलो? बी स्क्वायर माइनस 4ac, करेक्ट है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। याद आ रहा है पुरानी बातें, वो पुराने लम्हे, वो खूबसूरत दिन? ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज वॉज डिस्क्रिमिनेंट। अच्छा एक बात बताओ, नाउ आप सबको मालूम है कि अगर ऐसा होता है कि d 0 से बड़ा होगा तो क्या होता है, इसके जो रूट्स आते हैं, रूट्स मतलब सॉल्यूशन मतलब वैल्यूज, वो जो रूट्स आते हैं वो क्या होते हैं दोस्त? रूट्स आर रियल, मतलब वो एग्जिस्ट करेंगे, एक्चुअली उसका आंसर आएगा। रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, मतलब दो अलग अलग आंसर आएगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में दो अलग अलग आंसर आएगा, एक टाइम मान लो कि 3 सेकंड, दूसरा क्या होगा 5 सेकंड। 5 सेकंड क्या होगा यहाँ से यहाँ जाने का, और 3 सेकंड क्या होगा यहाँ से आने का। तो दो वैल्यू एक्चुअली एग्जिस्ट किया, रियल वैल्यूज हैं, लेकिन वो क्या है, अलग अलग हैं, अनइक्वल है। अच्छा बालक, अगर d 0 हुआ तो तब क्या होगा? रूट्स आर रियल एंड इक्वल, दोनों रूट सेम ही होगा, रियल एंड इक्वल। अच्छा बालक, मान लो कि ऐसा हुआ कि डिस्क्रिमिनेंट d इज लेस देन 0, तो हम क्या बोलते हैं कि नो रियल रूट्स, मतलब रूट्स आर इमेजिनरी। और फिजिक्स में इस पर्टिकुलर सेगमेंट का कोई काम नहीं है, ऐसा कहीं कोई पार्ट नहीं होगा जिसमें क्या होगा, रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी। तो फिजिक्स के लिए कोई किसी काम का नहीं है। ठीक है, याद आ रही है पुरानी बातें, जब साइकिल चला के ट्यूशन जाते थे, ट्यूशन से घर आते थे, फिर तुम्हारी साइकिल, वो पिंक वाली साइकिल बाजू में है ना? ठीक है, आ गया। अगर मान लो कोई इक्वेशन हमारा है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो मुझे बताओ डिस्क्रिमिनेंट तो हमने निकाल लिया, अब रूट्स रियल होंगे, अनइक्वल होंगे, इमेजिनरी होंगे, सारी बातें भी कर ली। अब एक इसके सॉल्यूशन कैसे देंगे? तो सॉल्यूशन क्या होता है, x, द सॉल्यूशन ऑफ x इज गिवन बाय क्या, बोलो? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी। डी के जगह पे आप चाहो तो बी स्क्वायर माइनस 4ac भी लिख सकते हो, डिवाइड बाई क्या, 2a। तुम बोलोगे इसका एक ही आंसर है, ये तो एक ही हुआ। नहीं भाई, दो है, एक प्लस वाला अलग, एक माइनस वाला अलग। मतलब इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि इसके दो रूट्स होंगे, अल्फा एंड बीटा, या x1 x2। तो अल्फा क्या होगा, बोलो? माइनस बी प्लस रूट ऑफ डी बाई 2a। मैं फिर से बता रहा हूँ, जहाँ भी यूज़ करोगे ए, बी और सी हमेशा साइन के साथ लोगे, मतलब कोएफिशिएंट नेगेटिव हो सकता है। एंड बीटा क्या होगा चंपक लाल? माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a, है ना? कुछ एग्जाम्पल करते हैं, और कोई एग्जाम्पल फिजिक्स का भी करने को मैं कोशिश करूंगा। जैसे कि देखो एग्जाम्पल नंबर 1, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। वैसे सॉल्यूशन तो हमें फैक्टराइजेशन से भी आता है, लेकिन यहाँ पे फैक्टराइजेशन यूज नहीं करना है, आपको यूज करना है सिंपल क्वाड्रेटिक फार्मूला। एक बात बताइए साहब, ये है 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3। सबसे पहले बोलो बच्चे, a कितना 2, b कितना -1, c कितना -3, फाइन। अब आप मुझे बताओ कि इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना, d, एंड d इज इक्वल टू, बोलो बच्चे, b स्क्वायर माइनस 4ac, b 1 -4। कैलकुलेशन छोटे करना, -4a कितना 2, c कितना -3, करेक्ट है? देखो 4 × 2 8, 8 × 3 24, प्लस 1 25, बट 25 इज मोर देन 0। इसके रूट्स क्या आएंगे? रूट्स आएंगे रियल और अनइक्वल। तो जल्दी से बोलो बच्चे, आंसर क्या क्या? अल्फा इज इक्वल टू, बोलो माइनस बी, तो माइनस बी माइनस बी 1 प्लस माइनस अंडर रूट डी, डी इज इक्वल टू क्या, अंडर रूट डी इज 5, उसके बाद क्या 2a, कितना दोस्त 2, तो ये क्या आ जाएगा 4। तो क्या दो आंसर आएंगे? हाँ, अल्फा वाला पॉजिटिव, बीटा वाला नेगेटिव। तो अल्फा क्या आएगा 5 + 1 6, 6/4, 3/2, ये आएगा 3/2। अच्छा, बीटा क्या आएगा दोस्त? बीटा इज इक्वल टू 1 - 5/4, ये कितना आएगा 1, करेक्ट है, -1। तो दो वैल्यूज आया, एक 3/2, दूसरा कितना -1। अच्छा, आपने ये भी पढ़ा होगा
कि ये जो दो वैल्यूज हैं तो हमारा इक्वेशन सही है या नहीं, आप इसको वेरीफाई कर सकते हो। याद है क्लास 10th वाला? बोलो कैसे करते हैं दोस्त वेरीफाई? हाँ जी, पहला वेरीफाई क्या होता है? सम ऑफ रूट्स, मतलब सम ऑफ टू वैल्यूज। बोलो बोलो मोहनलाल, सम ऑफ रूट्स क्या होता है? सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू, बोलो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। हाँ, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। एंड दूसरा क्या होता है दोस्त? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो वो क्या होता है बच्चे? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। वो क्या होगा? दोनों रूट्स का मल्टीप्लीकेशन, अल्फा इंटू बीटा। ये क्या होता है? सी बाई ए, मतलब कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड दिस वैल्यू ऑफ ए कैन नेवर बी जीरो, क्योंकि अगर ए जीरो हो गया तो क्वाड्रेटिक रहेगा ही नहीं, एक्स स्क्वायर ही टर्म कैंसिल हो गया, पूरा जीरो हो गया। ठीक है, चलो वेरीफाई कर लें क्या इसके लिए? हाँ बच्चे चलो वेरीफाई करते हैं। ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है ना? क्लियर है सारी बातें? वो बीते लम्हे की बातें याद आ रही हैं क्लास 10th वाली? मैं कुछ भी नया नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं बस एक काइंड ऑफ ब्रशअप कर रहा हूँ। जो 2-3 महीने आपने छोड़ दिया बीच में पढ़ाई शायद, उसके लिए एक ब्रशअप कर रहा हूँ। ठीक है, चलो वेरीफाई करो दोस्त। अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स, इस क्वेश्चन के लिए चेक, चेस में होता है ना चेक। बोलो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा 3/2 माइनस 1 कितना आएगा सोचो? 1/2। तो 1/2 ये क्या होना चाहिए? माइनस बी बाई ए। बी क्या है दोस्त? -1, तो माइनस बी बाई ए इज 1/2, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्या है? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा इज व्हाट? अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा? बोलो 3/2 इंटू -1, तो -3/2। क्या है? सी बाई ए है? हाँ, सी बाई ए -3/2, मतलब हमारा बिल्कुल ही सॉल्यूशन हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं। कहता है क्वेश्चन है टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 इज इक्वल टू 0, फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ टी। यहाँ टी क्या है? टाइम। टी क्या है दोस्त? ये है टाइम, वक्त। ठीक है, चलो बोलो टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ टाइम। अब क्या करना है ना, जब फिजिक्स में ऐसा क्वेश्चन आए, और ऐसा आएगा बहुत बार, ऐसा आएगा, मैं बता रहा हूँ, तो जहां भी टाइम वाला इक्वेशन हो ना, या कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, अब ऐसे मत निकालना डी निकालो फिर चेक करो कि उसका रूट्स कैसा आएगा, नहीं, डायरेक्टली सॉल्व करो। नाउ बोलो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ टाइम विल बी टी इज इक्वल टू डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला माइनस बी, बोलो बोलो बोलो, माइनस बी मतलब +5 प्लस माइनस अंडर रूट डिस्क्रिमिनांट, डी क्या होता है दोस्त? बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी कितना है दोस्त? 6 डिवाइडेड बाय 2a, ए कितना है चमन? 1। हाँ जी, तो ये कितना हुआ दोस्त? इसलिए टाइम विल बी, बोलो बोलो, 5 प्लस माइनस 25 माइनस 24 1, वाओ, √1 इज 1 डिवाइड बाय क्या? 2। अच्छा भाई साहब, इतना सेकंड, वक्त कितना में आएगा? सेकंड। तो टाइम क्या होगा? तो टाइम आएगा या तो 5 + 1/2 मतलब 3 सेकंड, या फिर टाइम क्या आएगा बताओ? 5 - 1 4/2, 4/2 क्या आएगा? 2। इसका 2 आंसर आएगा। मतलब ये इक्वेशन याद है कैसा हुआ? मतलब ऐसा टाइम, मतलब 2 बार ऐसा होगा कि ये इक्वेशन 0 आएगा, मतलब एक बार जाते समय और एक बार आते समय। जो एग्जांपल लिया था ना मैंने, वो बिल्डिंग वाले एक बंदा ऊपर खड़ा है, नीचे से बॉल फेंका गया, तो 2 बार आएगा। ऐसा मान लो कोई इक्वेशन आया जिसका ये अगर वेरिएबल है, ये इक्वेशन उसके लिए आया, तो क्या होगा? एक बार 2 सेकंड पे, दूसरी बार 3 सेकंड पे, मतलब 1 सेकंड में ऊपर जाके यहाँ पे फिर से नीचे आ जाएगा। आ रही बात समझ में? हाँ, कभी कभी क्या होता है कि टाइम का वैल्यू निगेटिव आएगा, जैसे कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसका आंसर आया t = 5 सेकंड और t = -3 सेकंड। टाइम तो कभी निगेटिव ही नहीं होता। वक्त कभी निगेटिव होता है क्या? नहीं। हाँ, ये अलग बात है कि वक्त खराब होता है, लेकिन वक्त निगेटिव तो नहीं होता ना। तो t = 5 सेकंड सही आंसर है, -3 को आप ओमिट कर दो। आ रही बात समझ में? आई डोंट थिंक मुझे और करना चाहिए, एक और कर दूं क्या? चलो बोलो, सबको आंसर बताओगे मुझे? 2x² प्लस x माइनस 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 कितना 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 3। मुझे पता नहीं रूट्स आएगा एग्जैक्टली कि नहीं, बट कर लो, जल्दी करो, शुरू करते हैं डायरेक्ट। बोलो बच्चे, x = 2 वैल्यू अल्फा एज वेल एज बीटा, माइनस b मतलब -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 1 माइनस माइनस 4 इंटू 1 2 इंटू सी कितना दोस्त? 3 की -3 -3 डिवाइड बाई 2 है, डिवाइड बाई 4। डायरेक्ट करना सीखो अब इस बार, ठीक है? चलो, क्योंकि फिजिक्स में ऐसा ही काम है, जितना फास्ट कर लो उतना बढ़िया है।
गति तेज होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि फास्ट जा रहे हो तो एक्सीडेंट कर जाओगे, नहीं, फास्ट भी चलाना है, ध्यान से भी चलाना है और कुछ होना भी नहीं चाहिए। -1 बोलो प्लस माइनस, देखो 3 × 2 6, 6 × 4 24 + 1, अरे ये भी आ गया 25, तो कितना आएगा +5 / 4। तो बोलो बच्चे वैल्यू बोलो, -1 + 5 + 4 + 4/4 1, या फिर दूसरा वैल्यू बोलो -1 - 5 -6 -3 -4 -3/2। ऐसे ही करना है, कैलकुलेशंस मिनिमम, स्टेप्स कम करो, ठीक है, जितना हो सके फास्ट क्या करो, लेकिन गलतियां कम करो, और ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आएगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एंड अ वुमन ऑल्सो। ये लास्ट वाला लाइन ना मैंने खुद ऐड कर दी है, वो नहीं था उसमें, ठीक है। तो इस तरह से आप कैलकुलेशन दिमाग में करो, मेंटली करो, मेंटल एक्सरसाइज होगा, देखना लास्ट में 3-4 स्टेप को तुम एक स्टेप में लिखना सीख जाओगे, ठीक है, धीरे धीरे हो जाता है, कोशिश करने से सफलता मिलती है। अभिषेक बच्चन। वेल बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद नेक्स्ट हमारा है बायनोमियल एक्सपेंशन, बट बायनोमियल का बस एक ही फॉर्मूला है जो फिजिक्स में काम आता है, तो पूरा बायनोमियल पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जो हमारे काम का है बस वही पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि बायनोमियल में तो समझते हो, जैसे कि मान लो कि 2a + b है और a + b का पावर n, 2 3 4 ये तो पता है, लेकिन अगर n होगा 5 7/3 -5 ऐसे, तो इसको हम बोलते हैं बायनोमियल एक्सप्रेशन, ठीक है। इसका एक्सपेंशन हमें याद करने की जरूरत नहीं है, जो हमारे लिए ज़रूरी है वो सुनो। हमारे लिए काम क्या है कि 1 + x का पावर n, ध्यान से सुनना, ये नियरली होगा 1 + nx के अगर x मच लेसर देन 1 है तो। रट लो, याद कर लो, क्या 1 + x का पावर n नियरली किसके बराबर होगा, 1 + nx के अगर x बहुत छोटा है 1 से। मतलब अगर ये वाला इससे अगर बहुत छोटा है तो ये जो n है ना वो इस पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, करेक्ट है। सिमिलरली आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, बोलो चंपक, 1 - x का पावर n इज नियरली इक्वल टू 1 - nx, 1 - nx। लेकिन कंडीशन ऐसा नहीं बच्चे कि हमेशा ऐसा, नहीं, सिर्फ कब, जब x 1 से बहुत छोटा होगा तब ऐसा होगा। जैसे कि मैं आपको एक और बात बताऊं कि मान लो बच्चे कि ये है a + b का पावर n, करेक्ट है, और ये क्वेश्चन में मेंशन किया है कि फाइंड दिस वैल्यू इफ इट इज ऑलवेज गिवन दैट b इज मच लेसर देन a। ये वाला इससे बहुत छोटा होना चाहिए। इस थ्योरम का ना फिजिक्स में एक जगह यूज होता है, मैं उसके लिए बता रहा हूँ, तो मैं आपको वो एग्जैक्टली फॉर्मूला ही बताऊंगा जहाँ पे इसका काम आएगा, ठीक है। चलो a + b, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये वाला तो उसके फॉर्म में नहीं है। अगर ये वाला इसके फॉर्म में लाना है तो यहाँ पे 1 करना होगा, और अगर यहाँ पे 1 करना हो तो क्या करेंगे हम, क्या करना समझ में आ रहा है, a + b का पावर n, अगर b बहुत छोटा है ऐसे तो उसका वैल्यू बताओ। लेकिन ऐसा करने के लिए सिमिलरली जैसा हमने n से मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, वैसे ही n का मल्टीप्लाई करना है यहाँ से, तो 1 - nx। लेकिन ये फॉर्मूला वहाँ पे तब अप्लाई करेंगे ना जब ये यहाँ 1 होगा, यहाँ 1 तो नहीं है, यहाँ तो a है, तो क्या करें, a को कॉमन ले लें। तो a को अगर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1 + b/a, और इसका पूरा का पावर कितना बच्चे, n। प्रेम से बोलो सिया बलरामचंद्र की जय। a का पावर क्या, n इंटू क्या, 1 + b/a का पावर n। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो a n, एक बात मुझे बताओ, ये ऑलरेडी मालूम है कि b a से बहुत छोटा है, तो यार b/a तो ऑब्वियसली 1 से बहुत छोटा होगा, है ना। b इज मच लेसर देन 1, b इज मच लेसर देन a, मतलब b/a इज मच लेसर देन 1, करेक्ट है। चलो तो बोलो चंपक, ये क्या आएगा, इधर आएगा, तो ये इक्वेशन नियरली क्या हो जाएगा, 1 + nb/a। बोलो समझा क्या, ठीक है ना। अगर माइनस होगा तो सिमिलरली माइनस कर लोगे आप, करेक्ट है। अब देखो, अब मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि सुनो, हमारे 11th का एक चैप्टर है ग्रेविटेशन, ये वही चैप्टर जो क्लास 9th में आपने पढ़ा था, याद है ना। वो न्यूटन ने ग्रेविटेशन की खोज कैसे की थी, एक एप्पल के पेड़ के नीचे गिरे हुए, एक एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, ऊपर से एक एप्पल गिरा, उन्होंने वो नहीं खाया, सोचा कि नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरा, और इसके बाद ग्रेविटेशन की खोज हुई। अगर बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि न्यूटन बाबा ने हमारा बचपन ख़राब किया, अच्छा होता है कि वो एप्पल का पूरा पेड़ गिर गया होता, ख़त्म ही हो गया होता, है ना। ठीक है, बाकी मैं बताऊँगा, वैसे ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम मैं बाकी बताऊँगा कि न्यूटन बाबा ऐसे साइंटिस्ट थे जो हर चैप्टर में अपना दिमाग लगाए थे, मतलब हर चैप्टर में कहीं ना कहीं न्यूटन्स लॉ आएगा ही आपका। तो ठीक है, तो न्यूटन बाबा को अपने घर में आराम से रखें, दिमाग में ज़रूर रखें, क्योंकि वो आपको बहुत परेशान करने वाले हैं। ठीक है, न्यूटन बाबा बिल्कुल बचपन में वो ऐसे बूढ़े अंकल की तरह होते हैं जो आप गली में क्रिकेट खेलते हो और जब बॉल जाती है उनके घर में तो बॉल कभी देते नहीं हैं, ये वही न्यूटन बाबा हैं यहाँ।
इस ज़माने के वो बूढ़े अंकल, उस ज़माने के न्यूटन बाबा थे, हर जगह बच्चों को परेशान। अच्छा, a का पावर n 1 प्लस एन बी बाई ए। चलो अब ग्रेविटेशन में जो मैं बोला कि ग्रेविटेशन में इसका यूज़ होता है कैसा, सुनो। एक ग्रेविटेशन में एक्सप्रेशन है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी पता है ना आपको 9.81, वो किस तरह से वेरी करता है हाइट के साथ। ये हम सबको मालूम है कि जैसे जैसे धरती माँ से ऊपर जाओगे आप, वैसे वैसे जी का वैल्यू कम होता है ना। तो उसमें यह है कि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे जी का वैल्यू कम होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स ऊपर में कम लगता है, नीचे में ज़्यादा लगता है कंपैरेटिवली। तो ये एक्सप्रेशन हमें पढ़ना है कि बताइए जी का वैल्यू हाइट के साथ कैसे वेरी करेगा। इक्वेशन है, अभी आपको इक्वेशन जानने की आवश्यकता नहीं है, ग्रेविटेशन में सीख जाओगे। मुझे बस बताना है कि उस इक्वेशन में बाइनोमियल कैसे यूज़ करना है। तो वो ये है इक्वेशन कि जी एट हाइट इज इक्वल टू जी इंटू 1 प्लस एच बाई आर का पावर -2। ये इक्वेशन दिया हुआ है, आपको अभी जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। जी एट हाइट h क्या है बच्चे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h। ओके, g क्या है दोस्त? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट h इज इक्वल टू 0, मतलब क्या? सरफेस पे, अर्थ के सरफेस पे g का वैल्यू नियरली 9.8 आपको पता है। h क्या है चमन? h इज हाइट। r क्या है दोस्त? r इज रेडियस ऑफ अर्थ। एंड बोलो बच्चे रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है? याद रखो 6400 किलोमीटर्स, है ना। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर तुम ये इक्वेशन को यूज करके अगर इसमें बाइनोमियल लगाओगे तो क्या आएगा? g एट हाइट h इज इक्वल टू जी इंटू 1 प्लस एच बाई आर का पावर -2। अगर मान लो कि हाइट हम 2 किलोमीटर गए, 3 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, लेकिन ये सारे जो हाइट हैं वो रेडियस ऑफ अर्थ के कंपैरिजन ऑब्वियसली बहुत कम है। देखो रेडियस ऑफ अर्थ कितना है? 6400 किलोमीटर, 6.4 10 का पावर 6, मतलब 6400 किलोमीटर के कंपैरिजन में 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर ये ऊपर जाओगे तो क्या है? कमी है ना। तो यहाँ पे नाउ तो फॉर स्मॉल हाइट ऑब्वियसली h इज मच 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 स्मॉलर देन रेडियस ऑफ अर्थ। और अगर ये है तो एक बात तो कंफर्म है कि ये फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, है ना। तो अप्रोक्सीमेटली g एट हाइट h इज अप्रोक्सीमेटली g एट द सरफेस क्या होगा? देखो है ना 1 प्लस x, ये पूरा वैल्यू किसका है बच्चे? ये पूरा वैल्यू x है और x का वैल्यू 1 से बहुत छोटा है। हाँ, h का वैल्यू h बाई आर का वैल्यू 1 से बहुत छोटा है क्योंकि h r से बहुत छोटा है ना। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे बताओ? तो यहाँ पे हम लिखेंगे अप्रोक्सीमेटली g एट हाइट h इज इक्वल टू g इंटू 1, और जो भी होता है यहाँ पे n का पावर कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव, निगेटिव, फ्रैक्शन, इंटीजर, कुछ भी, इसको हम क्या करेंगे यहाँ मल्टीप्लाई, मतलब g इंटू 1 माइनस 2h बाई आर। और ये फॉर्मूला आपको ग्रेविटेशन में पढ़ना है कि g किस तरह से अप्रोक्सीमेटली वेरी करता है हाइट के साथ। तो ये फॉर्मूला आप कब लिख पाए? जब आपको मालूम था कि 1 प्लस एक्स का पावर n इज नियरली 1 प्लस एन एक्स। वही किया ना, 1 प्लस एच बाई आर का पावर -2 इज नियरली 1 माइनस 2h बाई आर। आई बात समझ में? तो यहाँ पे हम बाइनोमियल का यूज़ करते हैं, इसलिए मैंने आपको बाइनोमियल का पहले फॉर्मूला बताया, फिर उसका मैंने एप्लीकेशन भी बता दिया। ठीक है, आगे नेक्स्ट हमारा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में कुछ मेन बातें जो आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है 10th में। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी बोलते हैं ना इसको, ठीक है बच्चे, चलो याद करो, एपी आपने पढ़ा हुआ है 10th में। इसके बाद जीपी भी आएगा, शायद जीपी 10th में ओमिट किया गया है, लेकिन हम करेंगे यहाँ पे। देखो बच्चे, अगर मान लो कि कुछ नंबर सीरीज में ऐसे हैं A1, A2, A3 से लेकर लास्ट नंबर AN, तो ये सारे नंबर्स एपी में होंगे। कब बच्चे बताओ, कंडीशन क्या है इसके लिए? आर इन एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है कब? इफ A2 माइनस A1 इज इक्वल टू क्या? A3 माइनस A2 इज इक्वल टू लास्ट में क्या आएगा? लास्ट में AN माइनस AN माइनस 1, और इसमें जो कॉमन डिफरेंस इसको हम क्या बोलते हैं? D। D क्या होता है दोस्त? कॉमन डिफरेंस, मतलब डिफरेंस दोनों में सेम होना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि डिफरेंस पॉजिटिव ही हो, निगेटिव भी हो सकता है, लेकिन डिफरेंस क्या होना चाहिए?
हर जगह सेम होना चाहिए, तब हम इसको क्या बोलेंगे, दिस टर्म्स आर इन एपी। करेक्ट है, पढ़ा हुआ है। जल्दी से बता दो कुछ ज़रूरी बातें। अगर आपसे पूछा बच्चे कि बताओ nth टर्म ऑफ एपी क्या होगा, है ना, nth टर्म, अगर फर्स्ट टर्म दिया है, कॉमन डिफरेंस दिया है और कुछ nth नंबर पे कौन सा टर्म आएगा वो आपसे पूछा है, तो क्या बोलोगे, जल्दी बोलो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। करेक्ट है ना। मान लो किसी ने पूछा तुमसे कि बताओ बच्चे 11th टर्म पे क्या आएगा, तो 11th टर्म क्या आएगा, a प्लस 11 माइनस 1 10 इंटू क्या, डी। करेक्ट है, डी कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव। ओके, चलो। और अगर तुमसे कोई बोले कि बताओ सम ऑफ एन टर्म्स क्या आएगा, यस, तो सम ऑफ एन टर्म्स क्या है, n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, या फिर इसी को क्या लिखते हैं, n/2 इंटू क्या, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। ये सम ऑफ n टर्म्स और वो nth टर्म। जैसे कि मान लो कि हमारे पास एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सिंपल है, पहले से पढ़ा हुआ है, कुछ भी नया नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, सिंपल एग्जाम्पल लूँगा मैं, 2 4 6 8 एंड सो ऑन। कोई पूछा बताओ बच्चे 5th टर्म क्या होगा, 5वां टर्म, तो क्या करोगे तुम, लिखोगे an इज a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या, d। तो बताओ पहला टर्म क्या, 2 प्लस 5 माइनस 1 4, d कितना है, कॉमन डिफरेंस। देखो बच्चे गलती करते हैं, d इज नॉट a1 माइनस a2, नो, इट इज a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3, तो 4 माइनस 2 कितना, 2, तो कितना आएगा दोस्त, 10। सो ऑब्वियसली 5th टर्म विल बी व्हाट, 10। अच्छा, अगर तुमसे मान लो किसी ने ये पूछा कि यार बताओ व्हाट विल बी द सम ऑफ ऑल 5 टर्म्स, सम ऑफ ऑल 5 टर्म्स, तो क्या करोगे, आसान है। कैसे आसान है, n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो n कितना, n इज 5, सो 5/2 इंटू फर्स्ट टर्म 2 प्लस लास्ट टर्म निकाला है ना हमने 10, तो ये कितना आ जाएगा, 10 प्लस 2 12, 12/2 6, 6 इंटू 5 कितना, 30। एक बार में करना है, दिमाग में करना है, ठीक है। गलती करो, गलतियां से कोई दिक्कत नहीं है, गलतियों से लेकिन ज़रूर सीखो, ठीक है ना। और एक बात का हमेशा रखना, हमेशा लोग बोलते हैं कि इंसान सीखता है ठोकर खाने से, लेकिन जब आसपास सेम लोग ठोकर खा रहे हो ना, तो ठोकर खुद मत खाओ, फिर उनके ठोकर से खुद सीख जाओ, ठीक है। चलो, तो मेंटल कैलकुलेशन करना सीखो, दिमाग डेवलप करो और प्रूफ करो कि हाँ तुम्हारी माँ ने बचपन में तुम्हें बॉर्नवीटा और कॉम्प्लान पिलाया है। नेक्स्ट, वेल बच्चों, एक सिंपल सवाल एपी पे, जैसा कि मैंने बताया कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी होता है n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, या फिर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1d। a इज फर्स्ट टर्म, n इज नंबर ऑफ टर्म जो पूछा हुआ है, एंड d क्या है, कॉमन डिफरेंस। d हमेशा क्या होता है, कॉमन डिफरेंस मतलब सेकंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकंड, कभी उल्टा मत लेना, फर्स्ट माइनस सेकंड या सेकंड माइनस थर्ड। जनरली मैंने देखा है बच्चों को ऐसे गलती करते हुए। एक सिंपल सवाल है बच्चे कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट इन नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 एंड सो ऑन में बताओ कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर क्या होगा, ठीक है। और इसका जो भी आंसर आएगा ना उसको याद कर लेना, कहीं कहीं काम आ जाएगा, ठीक है, पर्टिकुलर जहाँ सीरीज वगैरह क्वेश्चन रहता है। तो बताओ बच्चों Sn इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप, ऑब्वियसली n/2, जैसा फॉर्मूला अभी हमने देखा, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। करेक्ट है, बोलो बच्चे कितना n, तो n/2 इंटू क्या, 2a, a इज द फर्स्ट टर्म क्या है 1 प्लस n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, देखो 2 माइनस 1 1 ही आने वाला है ना, तो ये क्या होगा बालक, ये होगा n/2 इंटू 2 प्लस n माइनस 1। अच्छा अब बताओ 2 माइनस 1 क्या, 1, तो ये जो आंसर है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स वो क्या आएगा बच्चे, देखो ये सारे टर्म्स किस में है, एपी में है क्योंकि डिफरेंस कॉमन है, तो यहाँ से n/2 फाइन, और ये क्या होगा n प्लस 1, तो n इंटू n प्लस 1/2, यह सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। और इस रिजल्ट को, इस आंसर को एज ए रिजल्ट, एज ए स्टेटमेंट आप याद रखो, ठीक है ना, कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज n इंटू n प्लस 1/2, ठीक है। अब AP के बाद आता है GP, और GP थोड़ा मैं धीरे पढ़ाता हूँ, अच्छे से पढ़ाता हूँ, क्योंकि GP आपके सिलेबस से ओमिट किया गया था क्लास 10th में, है ना। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में एक्चुअली मेरे जब मैं 10th था मेरे सिलेबस में था ये, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत पहले था, ठीक है। चलो एक बात बताओ, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, जैसे कि आपने देखा कि एपी में क्या होता है कि जो जितने भी टर्म्स होते हैं उनके बीच का डिफरेंस सेम होता है, वैसे ही जब जैसा वहाँ पे डिफरेंस सेम है
वैसा यहाँ पे रेशियो सेम होगा। रेशियो किसका? फर्स्ट और सेकंड का, थर्ड और सेकंड का, फोर्थ और थर्ड का, एंड सो ऑन। मतलब अगर एपी में जैसे कि मान लो कि फर्स्ट टर्म ए है तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा? ए प्लस डी, है ना, डिफरेंस सेम है तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा? ए प्लस 2d, नेक्स्ट टर्म क्या होगा? ए प्लस 3d। वैसे ही जीपी में क्या होगा? फर्स्ट टर्म ए, नेक्स्ट टर्म ए इंटू आर, थर्ड टर्म क्या होगा? ए इंटू आर स्क्वायर। डिफरेंस वहाँ पे डिफरेंस का जब यहाँ पे क्या है? रेशियो सेम है। मतलब जैसे कि मानो कि अगर a1, a2, a3 ऐसे सो ऑन, मान लो कि an जो है ये सारे ये जो पूरा सीरीज है, सीरीज के जो नंबर्स हैं, अगर ये जीपी में है देन क्या होगा बालक? इनका रेशियो सेम होगा। मतलब a2 बाई a1 फाइन इज इक्वल टू क्या? a3 बाई a2 इज इक्वल टू लास्ट में क्या होगा बताओ? an बाई an माइनस 1। और ये सबका रेशियो सेम होना चाहिए। और इस रेशियो को क्या बोलते हैं? कॉमन रेशियो, क्योंकि सबका रेशियो कॉमन है। ये है हमारा r। जैसे कि कुछ एग्जांपल बताओ मुझे। लाइक कंसीडर करो कि ये है हमारा, जैसे कि हम जो वहाँ लिया था मैं वहीं लेता हूँ, 2, 4, करेक्ट है, 8, 16 एंड सो ऑन। क्या इन सब के बीच में डिफरेंस सेम है? नहीं, डिफरेंस है 2, 4, 8, डिफरेंस सेम नहीं है। लेकिन रेशियो देखो, 4/2 2, 8/4 2, 16/8 2। तो ये जितने भी टर्म्स आएंगे जहाँ तक आपको लिखा गया है, ये सब क्या होगा? इसका इन सारे सीरीज में जो नंबर्स हैं उनको हम बोलेंगे किस में है? जीपी में। ठीक है, तो जीपी के बारे में कुछ जो फॉर्मूला आपको याद रखना है, एक्चुअली है 3 फॉर्मूला, लेकिन बस इसका लास्ट वाला फॉर्मूला फिजिक्स में काम आता है मैक्सिमम जगह पे। फर्स्ट फॉर्मूला है कि nth टर्म, जैसे कि वहाँ पे an क्या था? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वो आपका पढ़ा हुआ था। लेकिन ये an क्या होगा? याद रखना, a इंटू आर का पावर n माइनस 1। a इज द फर्स्ट टर्म, r इज द कॉमन रेशियो, और n जो भी पूछा है, चौथा, पांचवा, 10वां, 12वां जो भी है। ठीक है, जैसे कि मान लो कि आपसे पूछा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a10। a10 किसके लिए? इस सीरीज के लिए। ये जीपी में है ना? हाँ, तो इस जीपी में का 10th नंबर पे क्या आएगा? जैसे कि देखो 1 2 3 4 ऐसे आगे जाओगे तो 10th नंबर पे क्या आएगा? ठीक है, 1 2 3 4 गेट डांस फ्लोर, लुंगी डांस, लुंगी डांस। अब देखो a10 विल बी a r का पावर 10 माइनस 1। ये क्या है बच्चे? 2। r इज द कॉमन रेशियो। अच्छा, कॉमन रेशियो है कितना? 4/2 इज 2, तो 2 इंटू 2 का पावर क्या? 10 माइनस 1 इंटू 9। करेक्ट है। अब यहाँ पे एक बेसिक मैथ्स देखो जो क्लास 8 में था, एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स। यहाँ देखो ये है 2 का पावर 1 और ये है 2 का पावर 9। यहाँ पे बेस क्या है? सेम। तो जब भी बेस सेम होता है और वो जब दोनों नंबर जब प्रोडक्ट में होते हैं तो उनके पावर ऐड होते हैं, है ना? तो 2 का पावर क्या आ जाएगा? 10। ये जो भी आंसर है करेक्ट है। आपको ये बात मालूम है ना? लाइक x का पावर y इंटू एक्स का पावर z क्या होता है बच्चे? x का पावर y प्लस z। अगर प्रोडक्ट में बेस सेम तो पावर ऐड, और अगर डिवीजन में बेस सेम तो पावर सब्ट्रैक्ट। x का पावर y बाई x का पावर z, इसको हम क्या लिखते हैं दोस्त? x का पावर y माइनस z। सारी बातें मुझे उम्मीद है कि आपको आती होंगी। सिमिलरली जैसे कि मान लो कि लिखा है 2 का पावर माइनस 1/2, इसका मतलब क्या है बच्चे? ये है 1/2, करेक्ट है, 1/2 का पावर 1/2, करेक्ट है। तो इसको मैं क्या लिखूं? ये होगा 1/√2। ये सारी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत सारे बच्चों को नहीं आती है। तो 2 का पावर माइनस 1/2 इज 1/2 का पावर 1/2, एंड 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट, 1/3 पावर का मतलब क्यूब रूट। पता है ना आपको ये सब? ठीक है, चलो। तो ये फर्स्ट फॉर्मूला हमारा क्या है कि nth टर्म ऑफ अ जीपी इज a इंटू आर का पावर n माइनस 1। लिखो इतना। वेल तो मैंने बताया कि मैंने बताया कि जो nth टर्म होगा जीपी का वो होगा a इंटू आर का पावर n माइनस 1। अच्छा, तुम सब एक ध्यान से सवाल सुनो और बताना कि जीपी में है कि नहीं है। सवाल ये है कि 1/2 माइनस 1/4 प्लस 1/8 माइनस 1/16 एंड सो ऑन। अब सुनो, अब तुम मुझे ये बताओ कि ये सीक्वेंस जीपी में है या नहीं है। सोचो सोचो, ये जीपी में है क्योंकि आखिर जीपी में होने के लिए रेशियो कॉमन होना चाहिए। तो अगर सेकेंड बाई फर्स्ट करोगे तो माइनस 1/4 बाई कितना? 1/2। ये कितना आएगा? माइनस 1/2। तुम देखो अगर थर्ड बाई फोर्थ करो, हाँ थर्ड बाई सेकेंड करो तो सेम ही आएगा। करके दिखा दूँ? चलो बोलो क्या? a3/a2, थर्ड टर्म बाई सेकेंड टर्म। तो थर्ड टर्म क्या है दोस्त? 1/8 बाई सेकेंड टर्म क्या है?
-1/4, या 4 ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा -1/2। तो इसका ऐसा नहीं कि रेशियो नेगेटिव नहीं हो सकता है, क्या दिक्कत है। अगर इसमें कोई बोले कि बताओ बच्चे इसका 10th टर्म क्या है, कोई बात नहीं है, a इंटू आर का पावर 10-1। फर्स्ट टर्म क्या है दोस्त, हाफ, इंटू कॉमन रेशियो कितना है -1/2 का पावर 9, जो भी आएगा वो आंसर हो सकता है। ठीक है, चलो अब इसके बाद है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी। ठीक है, Sn, जैसे कि वहाँ पे Sn था, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ NAP, यहाँ पे सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी कितना होगा, a इंटू आर का पावर n-1 डिवाइडेड बाई r-1। अगर r 1 से बड़ा है तो, अगर r 1 से छोटा हो गया तो 1 माइनस आर का पावर n/1 - r। ठीक है, ये फॉर्मूला फिजिक्स में उतना काम का नहीं है। अब सुनो जो काम का है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, कई चैप्टर में कई सवालों में आएगा, और हम कुछ फिजिक्स के भी एग्जाम्पल यहाँ पे करेंगे। जैसे कि मान लो बालक कि कुछ नंबर्स हैं जो जीपी में है, A1, A2, A3 ऐसे लास्ट में, और ये जो है ये ख़त्म ही नहीं हो रहा, ये गया इन्फिनिटी तक। करेक्ट है, मतलब लास्ट टर्म कहाँ तक गया है, इन्फिनिटी तक। अब सवाल ये है कि फाइंड द सम ऑफ, और ये जीपी में अगर है, अगर ये जीपी में है तो ऑब्वियसली A2/A1 वुड बी व्हाट, A3/A2, और ये सब कॉमन रेशियो कहाँ तक आएगा बताओ, लास्ट में जो भी है A इन्फिनिटी बाई A इन्फिनिटी -1, और ये R है, तभी जीपी में बोलेंगे ना, जब सब सेकंड बाई फर्स्ट, थर्ड बाई सेकंड, फोर्थ बाई थर्ड, सबका रेशियो क्या होना चाहिए, सेम। लेकिन ये मालूम होना चाहिए कि इसमें अगर R लेस देन 1 है तो, R मतलब कॉमन रेशियो 1 से कम होना चाहिए। इसको भी ऐसे बोल सकते हो कि डिक्रीजिंग जीपी है ना, वैल्यू धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, डिक्रीजिंग जीपी है। तो एक बात मुझे बताओ, अगर ये डिक्रीजिंग जीपी है तो यहाँ पे एक बहुत बहुत ज़रूरी फॉर्मूला, फिजिक्स में बहुत ज़्यादा काम का, S इन्फिनिटी। व्हाट इज S इन्फिनिटी, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, S इन्फिनिटी इज सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ अ डिक्रीजिंग जीपी, है ना। इसका फॉर्मूला आपको याद रख लो, रट लो, हर बार हर जगह हर कहीं काम आएगा, और वो है A/1 - R, है ना, A/1 - R। अच्छा एक बात बताओ, अगर एक सीक्वेंस है जो ग्रेजुअली जीपी में है और जो ग्रेजुअली कम हो रहा है, तो उसका इन्फिनाइट टर्म क्या होगा, सोचो। एक सीक्वेंस है जीपी में है और वो ग्रेजुअली वैल्यू कम होते जा रहा है, कॉमन रेशियो सेम है लेकिन कम होते जा रहा है, वो नंबर्स कम होते जा रहे हैं, तो लास्ट टर्म क्या होगा, ऑब्वियसली 0 आएगा। कम होते होते कहाँ तक जाएगा, 0 ही आएगा ना। ठीक है, तो उसमें सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ अ डिक्रीजिंग जीपी, ये बोलना बहुत ज़रूरी है कि R लेस देन 1 होगा, क्योंकि सोचो अगर R मोर देन 1 हो गया तो नंबर बढ़ते जा रहा है, तो लास्ट में कहाँ तक बढ़ेगा, इन्फिनिटी तक। तो सारे नंबर्स को ऐड करोगे तो लास्ट में इन्फिनिटी आएगा, तो इन्फिनिटी में कुछ भी ऐड करो तो सम क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। तो वो हमें नहीं लेना है। मतलब अगर एक ऐसा सीक्वेंस है जिसका नंबर बढ़ते जा रहा है, रेशियो सेम है लेकिन रेशियो पॉजिटिव है, वैल्यू बढ़ते जा रहा है, तो लास्ट में जो वैल्यू आएगा वो इन्फिनिटी आ जाएगा। तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म भी कितना आएगा, इन्फिनिटी। हमें उससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है एक ऐसा सीक्वेंस जो कम होते जा रहा है और जो जीपी में है, तो उसका जो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ अ डिक्रीजिंग जीपी है वो क्या है, A/1 - R। जैसे कि एग्जांपल करते हैं, बालक ऐसा है, सिंपल 1, 1/4, 1/16 एंड सो ऑन, ये गया इन्फिनिटी तक। ठीक है, पहला बात मुझे बताओ क्या जीपी में है, हाँ है, A2/A1 1/4, A3/A2 1/4, A4/A3 वो भी क्या आएगा 1/4। पूछा है कि फाइंड द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ अ डिक्रीजिंग जीपी, तो बोलो बच्चों S इन्फिनिटी क्या, A/1 - R। 1 - R तभी आया ना जब R लेस देन 1 होगा, है ना। तो A बोलो बच्चे, फर्स्ट टर्म कितना 1/1 - R, R कितना 1/4, देखो 1/4/1 1/4, तो ये कितना आएगा चंपक 1 - 1/4 3/4, ये आपका आंसर आएगा 4/3। आई बात समझ में। तो ये नंबर इसलिए ऐसा आया है क्योंकि जब फाइनाइट नंबर आया, इनफाइनाइट नहीं आया, क्यों, क्योंकि लास्ट टाइम हमारा 0 आ गया था। यही अगर इंक्रीजिंग जीपी होता तो बढ़ते 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 कहाँ तक बढ़ता, इन्फिनिटी तक, उसका सम भी इन्फिनिटी आता। लेकिन अगर वो कम हो रहा है तो लास्ट में फाइनाइट नंबर आएगा, वो 0 आएगा, उसका सम A/1 - R। अच्छा एक और बात, मैं उसको ना एज ए सवाल बताता हूँ। जैसे कि मैंने न्यूटन साहब के बारे में बताया कि आपका हम सबका बचपन ख़राब किया उन्होंने, और उसमें जो न्यूटन साहब ने बताया था
एक बहुत ही फेमस रूल, आपको पता होगा, क्लास 9th में पढ़ा था आपने, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता है। दो मासेस अगर एक दूसरे से m1 m2 अगर मासेस हैं और वो दोनों अगर r डिस्टेंस पे होते हैं तो उनके वर्च्यू ऑफ मासेस की वजह से उन पे ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन लगता है, और ये अट्रैक्शन जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है हमेशा अट्रैक्टिव होता है, जिसका मैग्नीट्यूड होता है, बोलो मेरे साथ, Gm1m2/r²। मुझे उम्मीद है कि हर बच्चे को याद होगा, और वैसे भी अट्रैक्शन की बातें इस उम्र में कहाँ समझ में नहीं आएंगी, है ना? ठीक, लिखो। वेल बच्चों, ग्रेविटेशन का क्लास 9th का सवाल जिसमें जीपी इन्वॉल्व है वो देखो। यार बात ऐसी है कि मान लो, बढ़िया सवाल, हाँ एकदम धीरे धीरे एक्सप्लेन करता हूँ ताकि हर चीज़ आपको समझ में आएगी। मान लो दोस्त, ये ओरिजिन है और ये एक्स एक्सिस, ठीक है, बड़ी दूर तरफ गया है। ये क्या है दोस्त? ओरिजिन, और इस ओरिजिन पे एक मास है, कैपिटल M पॉइंट मास, ठीक है, M मास रखा हुआ है। सवाल ये है कि यहाँ पे M, यहाँ पे M, यहाँ पे M, और ऐसे इन्फिनिटी तक छोटे मास M रखे हुए हैं एक्स एक्सिस पे, जिनकी दूरी, ये कोऑर्डिनेट है 1,0, ये कोऑर्डिनेट 2,0, ये कोऑर्डिनेट 4,0 एंड सो ऑन, ठीक है। ऐसे मासेस रखे हुए हैं। कहाँ तक गया है मासेस? इन्फिनिटी तक। एक्स एक्सिस पे इनफाइनाइट स्मॉल मास रखा हुआ है, बस जो ओरिजिन पे जो मास है 0,0 पे वो मास कैपिटल M है। आपसे पूछा है, ध्यान से सुनना सवाल, फाइंड नेट ग्रेविटेशनल फोर्स, फाइंड नेट Fg, G मतलब ग्रेविटेशनल, F मतलब फोर्स, नेट ग्रेविटेशनल फोर्स केप्ट, फाइंड नेट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन M केप्ट एट ओरिजिन। चलो बेसिक बात है, देखना इसमें आएगा जीपी, और ये बेहतरीन एग्जांपल है ये शो करने का कि मैथ्स किस तरह से फिजिक्स में काम आता है, ठीक है। बालक एक बात बताओ, ये M, ये इसमें फॉर्मूला कौन सा यूज होने वाला है? आदरणीय न्यूटन बाबा ने क्या कहा था? दो बॉडी हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं विद अ फोर्स Gm1m2/r², है ना? ठीक है। वेल ये फोर्स आपको भी कभी न कभी स्कूल में 9th-10th में फील हुआ होगा अपने ऑपोजिट बेंच पे बैठने वाले के साथ, है ना? ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान दो। Fg इज इक्वल टू Gm1m2/r²। एक बात मुझे बताइए, ये इस पे फोर्स ऑब्वियसली इसकी वजह से इसके पास लगेगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा क्या होता है? अट्रैक्टिव। तो इस पे इसकी वजह से इधर ये मास भी इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये मास भी अपनी तरफ खींचेगा। जितने भी मासेस हैं इन्फिनिटी तक जो रखे हुए हैं वो सब के सब इसको अपने पास खींचेंगे, काफ़ी डिमांड में है। अच्छा एक बात बताओ, तो इस पे फोर्स इसकी वजह से, इस पे फोर्स इसकी वजह से, इस पे फोर्स इसकी वजह से एंड सो ऑन, ये सब का सब सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो मुझे बताओ नेट फोर्स क्या करोगे? ऐड कर लो। तो Fg नेट, बोलो मोहनलाल, इन दोनों के बीच में कितना? Gm/r², r कितना? 1², है ना? प्लस Gm क्या? 2²। शानदार सवाल, बढ़िया एकदम, है वो शानदार मूवी की तरह नहीं, वो बेकार था। इसके बीच में Gm यहाँ पे नेक्स्ट क्या आएगा? 4,0, तो 4 का स्क्वायर। आखिर ये कहाँ तक जाएगा बच्चे? ये जाएगा इन्फिनिटी तक, क्योंकि लास्ट में फोर्स क्या आ जाएगा? 0, क्योंकि मास 0 इसलिए नहीं, मास तो है ही रखा हुआ यार, डिस्टेंस इन्फिनिटी है इसलिए वो फोर्स 0 आ जाएगा। अच्छा इसको सॉल्व करना है मैथ्स में फिजिक्स, बेहतरीन एग्जांपल जीपी का। एक बात मुझे बताओ, Gm कॉमन ले लो, ले लिया, ओके, रखे रहो अपने पास। 1 प्लस, बोलो भाई, 1/4 प्लस 1/16 प्लस डॉट 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 डॉट, कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। चलो इसको देख के दिल में कुछ हलचल हुई क्या? 1/4 1/16 1/, कुछ हो रहा है अंदर से? ये सारा का सारा टर्म जीपी में है, देखो, दिस बाय दिस 1, दिस बाय दिस 1/4, दिस बाय दिस 1/4, जो नेक्स्ट भी आएगा वो भी क्या आएगा? 1/64 आएगा, तो उसका रेशियो 1/16 के साथ 1/4 ही आने वाला है। अरे भाई साहब, मतलब ये तो हमें सम करना है, और ये सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ अ डिक्रीजिंग जीपी है, हमें तो फॉर्मूला मालूम है, क्या बोलो? A/1 - r, बट r क्या है दोस्त? सेकेंड बाय फर्स्ट, ये तो मैंने पहले भी किया था। तो इस तरह से ये वैल्यू नेट फोर्स जो कैपिटल M रखा हुआ है ओरिजिन पे, उस पे नेट फोर्स क्या आएगा बोलो बालक? Gmm इंटू 1 - 1/4, कितना? 3/4 इंटू क्या आएगा?
ऊपर जाएगा तो 4/3। एक्चुअली ऐसे कई सारे क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी हैं क्लास 12 में, लेकिन आपको फॉर्मूला मालूम नहीं है इसलिए उसका जिक्र करना यहाँ पे अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन ग्रेविटेशन का ये फोर्स आपको मालूम था इसलिए मैंने क्वेश्चन दिया। अब इसी सवाल को मैं थोड़ा चेंज करूँगा और वो आपको आंसर सबको देना है, चाहिए तो चाहिए मुझे आंसर उसका सबका, ठीक है बिल्कुल। जो मैंने इसके पहले सवाल दिया था ग्रेविटेशन वाला, एक और सवाल दे रहा हूँ जीपी पे, ध्यान से सुनना। सवाल ये है कि ये ओरिजिन है, एज यूजुअल जैसा मैंने इसके पहले बताया, ये है क्या है एक्स एक्सिस, लेकिन इस पे मासेस थोड़े डिफरेंट तरीके से रखे गए हैं। है बिल्कुल सेम सवाल लेकिन थोड़ा डिफरेंस है। ये मास m ओरिजिन पे था, ओरिजिन पे है, पहला मास m 1 मीटर पे है, पहला मास 1 मीटर पे है, लेकिन अब जो दूसरा मास है वो उधर नहीं इधर है। कितना पे बालक? 2,-2,0 पे। सिमिलरली तीसरा मास क्या है दोस्त? ये कितना आया है? 4,0 पे। सिमिलरली चौथा मास कितना पे आएगा? बोलो 8--8,0 पे। इस तरह से मासेस रखे हुए हैं। और अभी भी मेरा सवाल सेम है कि बताओ दोस्त, फाइंड द नेट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन कौन सा मास? कैपिटल M। वेल है बिल्कुल जीपी का सवाल, बिल्कुल पहले की तरह, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन में गलतियां बच्चे करते हैं और बढ़िया सवाल है ये, आप खुद से कोशिश करो। और अगर अब मैं आपको सॉल्व करने के बाद जो आंसर बताऊंगा वो आंसर अगर मैच करता है तो अपने पापा से 100 रुपये जरूर ले लेना, ठीक है। चलो एक बात मुझे बताओ, ये है M, ये M अट्रैक्शन, ये वाला इसको अपने पास खींचेगा F1, लेकिन दूसरा वाला ये इसको अपने पास खींचेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, आपको पता है क्लास 9th में। तो F2, अच्छा भाई साहब, मतलब इसके पहले जो हम ऐड कर रहे थे इसमें सब्ट्रैक्ट करना है। सिमिलरली ये वाला क्या करेंगे हम, ये वाला मास इसको अट्रैक्ट करेगा, लेकिन ये वाला मास इसको इधर अट्रैक्ट करेगा। मतलब बेसिकली अगर आप नेट फोर्स लिखना चाहो तो सुनो, सबसे ज़रूरी स्टेप इस पूरे सवाल का, सवाल अगर सही आया लास्ट में स्क्रीन को पॉज करके पहले सॉल्व कर लेना, सवाल सही आया बिल्कुल बाबू जी 100 रुपये छोड़ना मत। Fg नेट इज इक्वल टू यहाँ से G M बाई, इधर है ना, मैं राइट को क्या ले रहा हूँ, राइट को ले रहा हूँ पॉजिटिव, लेफ्ट क्या हो जाएगा हमारा निगेटिव, G/m/1²। चलो वो निगेटिव आ जाएगा, कितना -G/m/, डिस्टेंस क्या है दोस्त 2, तो 2 का स्क्वायर। फिर से थर्ड क्या आएगा, इधर आएगा ना अट्रैक्शन, कितना G/m/4 का स्क्वायर। तुम्हें ये नहीं लग रहा ना सारे फोर्स कैंसिल कर देंगे? बिल्कुल नहीं, दूरी अलग अलग है। याद है ना ग्रेविटेशनल फोर्सेस में जो आपने पढ़ा था Gm1 m2/r², इसमें फोर्स सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ मास पे डिपेंड नहीं करता, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर भी होता है। मतलब डिस्टेंस अगर डबल करोगे ना तो फोर्स क्या होगा, 1/4 टाइम्स आएगा। तो ये कहाँ तक बढ़ते जाएगा, सो ऑन, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, एंडलेस मासेस। अच्छा इसमें क्या करोगे, Gmm कॉमन आएगा, बचा क्या 1 - 1/4 + 1/16 माइनस कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। यार एक बात बताओ, इसमें और इसके पहले वाले में फ़र्क क्या है? यार फ़र्क ये है ना कि यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे माइनस है, या आगे माइनस आएगा और उसमें सब प्लस था। लेकिन क्या ये जीपी में है क्या, सोचो। हाँ भाई साहब ये जीपी में है। कैसे? कॉमन रेशियो कितना आएगा देखो, सेकंड है -1/4 और फर्स्ट है 1, मतलब कितना आएगा, कॉमन रेशियो आएगा -1/4। कॉमन रेशियो इज ऑलवेज सेकंड बाय फर्स्ट, चाहे कुछ भी हो जाए, फर्स्ट सेकंड, ऑलवेज सेकंड बाय फर्स्ट, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी पॉसिबल है। तो बोलो अब ये तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ अ डिक्रीजिंग जीपी, a/1 - r, a/1 - r, लेकिन r कितना, -1/4। ये क्या हुआ दोस्त, Gmm × 1/, ये प्लस हो गया ना, फिर तो माइनस माइनस पर प्लस, तो 1 + 1/4, 1 + 1/4 5/4, तो 5/4 ऊपर जाके क्या 4/5। तो बोलो चमनलाल नेट फोर्स कितना हुआ बालक, नेट फोर्स विल बी 4/5 Gmm। सवाल सही है, जवाब आपके सामने। अगर आपका मैच करता है आंसर, बाबू जी 100 रुपये जरूर लेना प्राइज मनी की तरफ। अच्छा एक बात और सुनो, इसके पहले वाला जो मैंने सवाल बोला था उसमें सारे मासेस एक साइड थे, है ना, तो उस समय फोर्स जो आया था वो 4/3 Gmm आया था। अभी जो फोर्स आया है वो 4/5 आया है। मतलब बेसिकली ये वाला फोर्स पिछले वाले फोर्स से कम है, ऑब्वियसली कम होना चाहिए। क्यों?
क्योंकि इसके पहले सारे फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में लग रहे थे, है ना, सब एक तरफ था। इसमें क्या था, एक आगे दूसरा पीछे, तीसरा आगे चौथा पीछे, तो नेट तो कम ही होगा ना भाई। आई बात समझ में? तो यहाँ से जीपी हमारा समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। घर पे पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए, ठीक है, और रिवाइज करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।